हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इनकम टैक्स की डिडक्शन 80IAC के बारे में, जो कि आपको एक स्टार्टअप को किस तरीके से डिडक्शन मिलता है उसके बारे में बताएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम आगे किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपकी हेल्प करनी है वो पता लगा सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये डिडक्शन किस लिए मिलता है, ये आपको प्रॉफिट पे, अगर आपका एक स्टार्टअप जो है वो एलिजिबल स्टार्टअप है तो उसके प्रॉफिट पे आपको डिडक्शन मिलता है। I repeat, Section 80IAC of Income Tax Act 1961 provides you deduction if you are running an eligible startup for the promotion of entrepreneurship and innovation in India। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में इनोवेशन बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, तो इसलिए वो नए नए स्टार्टअप को जो एलिजिबल होते हैं उनको टैक्स डिडक्शन देती है। अब कौन से यहाँ पर जो आपके स्टार्टअप है वो एलिजिबल माने जाएंगे, कौन सा बिजनेस आपका एलिजिबल माना जाएगा, वो हम पूरी वीडियो में एंड तक समझ लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन पहले आपको जो लिमिटेड चीजें है ना, जो उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो देखो, ये जो एलिजिबल स्टार्टअप होता है, ये वो स्टार्टअप होता है या तो एक कंपनी होगी या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी जो कि एलिजिबल बिजनेस कर रही होगी। ठीक है, अगर मेरी कंपनी है वो एलिजिबल बिजनेस करती है इस एक्ट के अंदर, तो मुझे डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एलिजिबल बिजनेस क्या होता है, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लो एलिजिबल स्टार्टअप की कंडीशन क्या है, कि जो आपका स्टार्टअप है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से पहले इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका टोटल टर्नओवर किसी भी प्रीवियस ईयर में जिसके लिए आप रिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल टर्नओवर shall be less than 100 crores in previous year relevant to the assessment year for which you are claiming the deduction। ओके, साथ ही साथ इसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका सर्टिफिकेट? एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट। एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपको इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से मिलेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, वो इस सेक्शन के अंदर एलिजिबल बिजनेस माना जाता है, तो ही आपको ये स्टार्टअप जो है एलिजिबल माना जाएगा। अब एलिजिबल स्टार्टअप की बात तो यहाँ पे हो गई। अब देख लेते हैं कि एलिजिबल बिजनेस क्या होता है। एलिजिबल बिजनेस होता है बिजनेस कैरिड आउट बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप एंगेज इन इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस एक्सेट्रा। तो अगर हम एक जनरल भाषा में बताएं कि अगर आपका जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है कि उससे एक प्रोडक्ट इंप्रूव हो रहा है, कोई प्रोसेस इंप्रूव हो रही है प्रोडक्ट को बनाने की, या कोई सर्विस है, या कोई ऐसा स्केलेबल बिजनेस है जो कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या बहुत ज्यादा फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करेगा, तो ऐसे बिजनेस को गवर्नमेंट एलिजिबल बिजनेस मानती है और एलिजिबल स्टार्टअप मानती है। ठीक है, अब देखो हमने सब टर्म्स अपनी क्लियर कर ली है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा समरी लेते हैं। इफ मेरा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट को सुधार रहा है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और वो मैंने 2016 के बाद और 21 से पहले इनकॉर्पोरेट करवाया है, उसका टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम है और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है एलिजिबल बिजनेस का, तो मेरा जो भी प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट मुझे उस पर 100% डिडक्शन देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, एक लौती कंडीशन है कि आपका जो बिजनेस है वो एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसएससी जो है एलिजिबल बिजनेस में एंगेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बिजनेस नया होना चाहिए, ठीक है, ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि बिजनेस एलिजिबल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है आपका बिजनेस नया होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि आपको जो बिजनेस है वो पुराने किसी बिजनेस को स्प्लिट करके, मतलब तोड़ करके या उसमें कुछ बदलाव करके रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। गवर्नमेंट ने कहा है आपको जो पुराना बिजनेस है उसमें भी आप क्लेम कर सकते हो यदि आप सेक्शन 33B की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अब देखो सेक्शन 33B की कंडीशन कौन कौन सी है। सबसे पहली कि आपका जो बिजनेस है वो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि इंडिया में ही था और इंडिया में ही डिसकंटिन्यू हुआ प्रीवियस ईयर में। किस रीजन से? कि आपके बिजनेस में डैमेज हो गया था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, या तो कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, कोई मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, कोई प्लांट एंड फर्नीचर जो कि एसएससी ने बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रखी थी। ठीक है, इन शॉर्ट आपके बिजनेस की कोई बिल्डिंग थी, कोई फर्नीचर था, कोई मशीनरी थी, उसमें कोई बर्बादी हो गई, डैमेज हो गई, डिकंस्ट्रक्ट हो गई, सॉरी डिस्ट्रक्शन हो गया, तो आपने बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको ये 33B के अंदर आता है। फिर वो जो डैमेज हुई थी ना, वो किसकी वजह से होनी चाहिए? वो डैमेज किसी भी नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इन सब की वजह से होने चाहिए। या फिर राइट और सिविल डिस्टर्बेंस, दंगे हो गए, उसमें कुछ आग लग गई या कुछ हो गया, ठीक है, उसमें आपका डिस्ट्रॉय हो गई कंपनी, तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी। एक्सीडेंटल फायर हो गई, आग लग गई, एक्सप्लोजन हो गया, चोरी हो गई, तो आपको ये मिलेगी। एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन टू कम्बेटिंग एन एनिमी, कि दुश्मन
ने अटैक कर दिया। इट्स लाइक जैसे आपको पता ही है कि यूक्रेन रशिया का जो है वॉर चल रहा है। अब यूक्रेन की कोई कंपनी थी, रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दी, या रशिया की कोई कंपनी थी, यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दी, तो वो एक एनिमी एक्शन होता है, उसमें आपकी कंपनी जो है बर्बाद हो गई। या फिर कॉम्बेटिंग एन एनिमी, कि आप किसी एनिमी से लड़ रहे थे, उसके चक्कर में आपकी कंपनी को नुकसान हो गया, तो भी ये जो है 33B के अंडर आएगा। और थर्ड कंडीशन, कि वो जो बिजनेस आपने रीएस्टेब्लिश किया है ना डैमेज के बाद, रिकंस्ट्रक्ट जो किया है, वो एट एनी टाइम कभी भी आप कर लो, लेकिन 3 साल की एक्सपायरी से पहले पहले, प्रीवियस ईयर के खत्म होने के 3 साल से पहले पहले आपको वो बिजनेस रीएस्टेब्लिश करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बिजनेस पुराना हो या नया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा समराइज करके पढ़ते हैं कि अगर मेरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ था किसी नेचुरल कैलेमिटी, कोई सिविल डिस्टर्बेंस या राइट के चक्कर में, और मैंने 3 साल के अंदर अंदर अपने बिजनेस को दोबारा से एस्टेब्लिश कर लिया, और मेरा बिजनेस जो है एलिजिबल बिजनेस भी है, एलिजिबल स्टार्टअप भी है, इनकम भी जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, तो मेरे बिजनेस को एक न्यू बिजनेस कंसिडर किया जाएगा और उसको 80IAC के अंडर डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका थर्ड कंडीशन क्या है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस नया होना चाहिए, अब मैं कह रही हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि सच अंडरटेकिंग शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। वो जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है पहले किसी और बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। आपका प्लांट एंड मशीनरी पुराना हो तब भी आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपने फॉरेन कंट्री से इंडिया में मंगाया है, इंडिया में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, कि उस एसेट पे कभी भी आपने इस एक्ट के अंडर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, किसी भी बंदे ने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है अंडर दिस सेक्शन। तीसरी कंडीशन, एसएससी वाज द फर्स्ट यूजर। एसएससी उस एसेट का इंडिया का पहला यूज करने वाला होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जापान में एक मशीन जो है यूज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, जापान में जो होगा वो जापान वाला देखेगा। वो मशीनरी अब मैंने इंडिया में मंगा ली, तो इंडिया में उसे इस्तेमाल करने वाला मैं पहला यूजर हूं, मुझे उससे लेना देना है। जापान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि मेरी कंपनी में जो टोटल वैल्यू है ना पुरानी प्लांट एंड मशीनरी की, और जो टोटल वैल्यू है नई प्लांट एंड मशीनरी की, उसका रेशियो 80-20 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में बताया जाए कि मेरी टोटल मशीनरी का सिर्फ और सिर्फ 20 पार्ट ही मैं ओल्ड वाला ला सकती हूँ कंपनी में, तभी मुझे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ की जो है क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है, उसका 20% कितना हो गया, 20 लाख हो गया। अब मेरे पास इजाजत है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की पुरानी मशीनरी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैंने 20 लाख से ज्यादा की इस्तेमाल कर रखी है अपने बिजनेस में, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा इस एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। देखो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन इसमें क्या रहेगा, इसमें 100% प्रॉफिट जो है आपका, आपको एग्जेम्पशन में मिलेगा, डिडक्शन में मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए, 3 कंसेक्यूटिव साल के लिए। आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वहां से लेकर के कोई से भी 10 साल के अंदर आप कोई से भी 3 साल चूज कर लो, वो आप एज एन डिडक्शन कंसेक्यूटिव 3 साल लगातार आप डिडक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इनकॉर्पोरेट किया। चलो कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। मैंने 2016 में अपना बिजनेस जो है इनकॉर्पोरेट किया। अब 2016 से 10 साल कितने हो गए, 2026 हो गए। अब मुझे डिसाइड करना है कि साल के उन 10 सालों में से कौन से 3 साल मुझे डिडक्शन लेना है। कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट होना चाहिए। ओके, सो अब इसके कुछ अदर पॉइंट्स भी उनको भी हम देख लेते हैं जो कि थोड़ा फंडामेंटल से रिलेट करते हैं। वेयर एनी डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन के अंदर कोई डिडक्शन आपको मिल चुकी है, तो वो जो डिडक्शन है वो किसी और प्रोविजन के अंदर नहीं मिलेगी। देखो आप एक चीज से रिलेट करके एक ही डिडक्शन ले सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने 80IAC के अंदर भी ले ली फिर कोई और सेक्शन के अंदर भी डिडक्शन ले ली, तो वो एक तरीके से गलत हो जाएगा। फिर ऑडिट रिपोर्ट, जो इस सेक्शन के लिए ऑडिट रिपोर्ट जाती है, वो जो परफॉर्मा होता है वो आपका सेक्शन 80IA में लिस्टेड है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ऑडिट रिपोर्ट का परफॉर्मा वही रहेगा जो 80IA में बताया गया है, सीधा सीधा। साथ ही साथ असेसिंग ऑफिसर के पास जो पावर है आपकी प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, एक तरीके से एक टैक्स अथॉरिटी होती है चेक करने के लिए कि अगर आपने कहीं प्रॉफिट कम या ज्यादा तो नहीं बता दिया। ठीक है, ज्यादा तो कोई नहीं बताता, कम ही बताते हैं, तो अगर आपने कहीं प्रॉफिट कम तो नहीं बता दिया टैक्स बचाने के लिए, तो असेसिंग ऑफिसर कई बार आपका प्रॉफिट रीचेक कर सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो उसके पास क्या क्या पावर है वो भी आपको सेक्शन 80IA के अंदर लिस्टेड है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखिएगा।
नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने अपने रिटर्न ऑफ इनकम, जब अपने इनकम की रिटर्न फाइल करी है, उसमें मेंशन नहीं करा कि भाई मुझे 80 के अंदर मैं एलिजिबल हूँ और मुझे जो है डिडक्शन दो, तो कंपनी, तो गवर्नमेंट सामने से आपकी कंपनी को कोई डिडक्शन नहीं देगी, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इट्स लाइक प्रसाद बट रहा है, जब तक मांगोगे नहीं मिलेगा ही नहीं भाई। ठीक है, सो प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, और साथ ही साथ वो जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो आपके बिजनेस का इकलौता सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अब अगर आप अपने मेन ऑपरेटिंग ऑपरेशंस के अलावा कहीं और से भी इनकम लेकर के आ रहे हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर काउंट नहीं होंगी। ठीक है, इसका भी पॉइंट मैंने एटीआई के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, आप वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसके ऊपर या तो वीडियो ला दी जाएगी, और अगर आपको लगता है कि आप वीडियो पे नहीं समझ पा रहे तो आपको पर्सनलाइज फ्री क्लास भी दी जाएगी स्पेशली फॉर यू। यू जस्ट हैव टू मेंशन योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज पता नहीं चलेगा तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एजुरेश इज हियर फॉर योर कंसर्न, फॉर योर प्रॉब्लम्स ओनली। थैंक यू सो मच गाइज।